सकती है, क्योंकि ये रैली तस्वीर बदल सकती है इस लोकसभा के चुनावों की, उधमपुर लोकसभा सीट के लिए। हालांकि जम्मू के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। इस रैली की अहम बात यह रही कि इन्होंने एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर की आवाम को यह भरोसा दिलाया है कि आपको एक मरतबा फिर यूटी से एलिवेट करके स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मात्र कुछ ही चीजें बची है। पंचायतें भी गायब है और लोकल बॉडीज भी गायब है और सभी चीजें, यानी विधानसभा तो 2014 के बाद चुनाव भी नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने 370 पर भी तंज कसा है और कहा है कि जो 370 की वापसी की बात करते हैं वो छल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और देश की आवाम के साथ छल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया कि 376 की आड़ पर, 370 की आड़ पर ये लोग निरंतर, खासतौर पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन पर उन्होंने तंज कसा है कि 370 की आड़ पर इन्होंने हमारी तमीर और तरक्की पर कहीं ना कहीं रोड़ा क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, वो ये भी बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। 2014 में जो हमने आपके साथ भरोसा किया था, जो हमने आपको वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा किया गया है। और लगातार उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर अब की बार मोदी सरकार 370 से पार और जो एनडीए अलायंस है वो 400 से पार। अभी हम बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असल में कहा क्या है। मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए। अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे, भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच
भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। तो दर्शकों, आपने देखा कि हम पहले भी इसकी चर्चा करते रहे। जब पहली रैली जो मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि 370 हमने हटाया है, खैर हटा नहीं है, संशोधित किया है, 35 से हटाया है और 370 के सीटें जो हम डिमांड करते हैं, पब्लिक 370 सीटें हमें देगी, इतना भरोसा था उनको। और हमने उसी वक्त कहा था कि प्रचार भी 370 के इर्द गिर्द होगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो, असम हो, गुवाहाटी हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में प्रचार का जो मयार होगा वो 370 के इर्द गिर्द ही होगा। चलिए आज पे इस रैली को लेकर के हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक्सट्रीम राइट में वीरेंद्र सोनू जी हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। आदर्श जी हैं, आदर्श जी आपका स्वागत है। तेजा सिंह जी हैं, आपका स्वागत। बलदेव बलोरिया जी आपका भी स्वागत है। बलोरिया जी आप ही के पास पहुंचे हैं। बाय द फैमिली फॉर द फैमिली ऑफ द फैमिली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार से बताया है कि जम्मू कश्मीर अगर पीछे रहा है तो उसके लिए ये दो पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया है। फिर आपने इन दोनों ही सियासी जमातों के साथ सत्ता का स्वाद क्यों चखा, अगर आपको ऐसा एहसास था कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देती है? क्या रहे हैं जी, आज जो उधमपुर में रैली हुई है, देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, अभी जिस तरह लोगों का जन सैलाब वहां पे उमड़ा, बहुत सारे लोगों को पीछे से वापस मुड़ के जाना पड़ा, रैली स्थल तक पहुंच नहीं पाए। तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के लोग प्यार करते हैं और सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, आप वही बात कहना चाहते हो? जी, एनसी पीडीपी एक वर्डिक्ट मिला था जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपोजिशन में रही और एक ऐसा वर्डिक्ट मिला था कि कश्मीर में पीडीपी को दिया था, जम्मू में बीजेपी को आया था मैंडेट, और एक कॉमन मिनिमम बना के कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो सकता है उसके ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास किया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये नहीं चल सकता, इनके मंसूबे वही है, उसने छोड़ने में भी 2 मिनट नहीं लगाए। वो चाहते तो 6 साल सरकार चला सकते थे, लेकिन 2017 में जब उनको लगा कि महबूबा मुफ्ती जी फिर अपना हीलिंग टच और ये कहा जाए कि सहूलियत की राजनीति आप देखते हैं। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं और फिर जम्मू में आकर के या बाकी बाद में वापस आकर के ये कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में कुछ और बात करते हैं, जम्मू में कुछ और बात करते हैं, दिल्ली में कुछ और बात करते हैं। आप उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत थी यूनाइटेड नेशन लेके गए थे उनको। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को लेके चलती है, वही प्रयास इनके साथ भी करते हैं, लेकिन समय समय पे फिर जो इनका अपना असली रूप है वो दिखाते हैं। वही मोदी ने कहा कि ये परिवार का राज, इसने जम्मू कश्मीर को एक जागीर बना के रखा हुआ है। महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया कि ये शख्सी राज है, इसको खत्म करना है, लेकिन उसके बाद जो असली राज आया वो इन्हीं लोगों का, 3 फैमिलियों को आया। आज 370 हटा है और आज जो है मोदी जी ने कहा कि हम चुनाव भी कराएंगे, वो इनको जम्मू के लोग अब पसंद नहीं करेंगे। सचमुच में लोकतंत्र आएगा और सही लोकराज अभी जम्मू कश्मीर में। जी, आज के अभिभाषण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि खास तौर पर उन्होंने कटाक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर किया है और 370 की आड़ में उन्होंने 370 को डाल बना करके आप दोनों सियासी, हालांकि कांग्रेस पर भी सीधे सीधे कटाक्ष किया है, लेकिन आप दोनों पार्टियां फ्रंट रो में। देखिए विनोद जी, ऐसे है कि उधमपुर के लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। वो कर तो आज कुछ सकते नहीं थे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। हाँ, वहां कहाँ नौकरियां बांटनी, वहां तो कुछ नहीं होना था, लश्यदार भाषण होने थे जी। तो बहुत सुनी तेरी तकरीर है मौलाना, लेकिन बदली नहीं मेरी कौम की तकदीर है मौलाना। आपकी तकरीरें हम 10 साल से सुन रहे हैं आप, पर अब मुझे एक बात, कोई चीज नहीं लेके आते। जब आप जहाज में बैठे थे दिल्ली से जम्मू के लिए, उधमपुर आप आ रहे थे, कुछ नया सोच लेते। अब मुझे एक बात बताइए, बीजेपी वोट मांग रही है मोदी साहब के नाम पे, आज इनको क्या परेशानी पड़ गई है कि एक हफ्ते में मेरा ख्याल चौथा या 5वां बड़ा नेता वहां उधमपुर में रैलियां कर रहा है।
क्या परेशानी होगी? ये तो कहते थे सन ऑफ सॉइल हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सुनिए मैं आप लोग नहीं बोला नहीं उन्होंने कहा चुनाव प्रचार। मैं भी चुनाव पे ही आ रहा हूँ, मैं भी चुनाव पे बात कर रहा हूँ। मैं किसी नहीं मुझे ओहो मेरी सुन लो मेरे भाई, मुझे पता है आपकी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, टॉप टू बॉटम है, लेकिन सुन लो। आप मुझे बताइए कि आज आप आए हैं 10 साल के बाद, एक लच्छेदार भाषण किया, बात क्या की गई? बात 12 कितने 5 साल के, चलिए 5 ही मान लेते हैं, 5 ही बनते ही 5 हैं। चलिए ठीक है, मैं आप ही की मानूंगा, आज अपनी करूंगा नहीं, मैं आप ही की सारी मानूंगा। भाई आप मुझे बताइए, आप काश आप कहते हैं कि मैंने 5 सालों में जम्मू कश्मीर के इतने युवाओं को रोजगार दिया, जम्मू कश्मीर में इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज लाई, जम्मू कश्मीर में मैंने ये एक बड़ा डेवलपमेंट का काम किया। भाई आप मुझे एक बात बताइए विनोद जी, आप 5 साल बाद भी आए तो बात वही एनसी, पीडीपी और कांग्रेस। भाई आप 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ना। मैं पहले भी कहता हूं इनके लिए, अब हम पूछते हैं जनाब देश इस वक्त का है, ये कहते हैं नेहरू जिम्मेवार है, तो पूछते हैं जो आपने किया वो 2047 में विकसित भारत, तो आज आप वोट किस चीज पर मांग रहे हैं? आपने हमारे साथ वादा किया 5 अगस्त 2019 को, 370 की ये बात करते हैं, मुद्र से शुरू करूंगा। 5 अगस्त 2019 को पहली बात तो विनोद जी एक बात जरा मैं बलोरिया साहब आपको कह दूं या पूरी भारतीय जनता पार्टी को, आप असेंबली का चुनाव को हम पर आसान नहीं करने जा रहे, आपने हमारे हक को छीने हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब रैली कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कौन सा आसान हम पे करने जा रहे हो कि यूटी से स्टेट बना देंगे? आपने चोरी दरवाजे से हमसे सब कुछ छीना है। आप महाराजा साहब का नाम मत लिया कीजिए, जब आप महाराजा साहब का नाम लेते हैं ना हमारा दिल दुखता है। वो उनकी रियासत के आपने टुकड़े दो किए, यूटी में बदलाव। सुनो बलोरिया साहब, सुनो बात, सुनने की आदत डालो, क्षमता रखो सुनने की जी। बात मेरी बताइए, उनकी रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, रियासत को यूटी में तब्दील किया, और सबसे बड़ी बात 370 जो हमें मिला था विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, और उसके जो सूत्रधार थे वो महाराजा हरि सिंह साहब थे। के खिलाफ बगावत करने वालों को आप शहीद कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक मैं उस पर भी जवाब देता हूँ, सुन तो लो, मैं ये उस पर भी जवाब देता हूँ। महाराजा साहब के खिलाफ बगावत करने वालों की आप बात करते हो, तो ये बगावत नहीं, ये बगावत नहीं, उनकी रियासत के टुकड़े दो करके फिर उनकी मूर्ति के नीचे जाके नाचते हो, और शर्मा नहीं चाहिए आपको। और एक बात मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा एक बात और, उन्होंने कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मैं हाथ जोड़ता हूँ, जम्मू कश्मीर लुट गया सारा, अब रहा क्या हमारे पास? अब किस पर पिक्चर दिखाओगे? और आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, आप जिस कॉर्पोरेशन के आप डिप्टी मेयर थे बलोरिया साहब, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आपने एक रेजोल्यूशन पास किया था, सुनिए जो सच है, मैं झूठ क्या बोल रहा हूं, आपकी अध्यक्षता में, चंद्रमोहन गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनानिमसली कॉर्पोरेटरों ने कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपके बनाए रेजोल्यूशन ने एक कदर कने फाड़ के जद्दी के टोकरे में डाल दिया, और आप डेमोक्रेसी की दुआई देते हो। आपकी जगह मैं डिप्टी मेयर होता ना, उसी दिन रिजाइन करता, क्योंकि वो जम्मू के लोगों के साथ मजाक था। आप लोग क्या बात करेंगे चैनलों पे आके, मुझे बताइए। आपने लोकतंत्र का गला घोटा, आपने अपोजिशन का गला घोटा, अब बारी है लोगों की। अब आप मुझे एक और बात है विनोद जी, भाई मैं इनसे मेरी बड़ी मतलब मैं कहता हूं कि झूठ भी बोलते हैं, कितनी सफाई से बोलते हैं। भाई आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ हिस्सा रही, आपने एजेंडा ऑफ अलायंस हमारे साथ बनाया, तो तब आप 4 साल क्यों भूल गए थे एक विधान एक निशान एक प्रधान को? तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना था, एमएलसी बनना था, मिनिस्टर बनना था। आप हिली टच क्यों भूल गए थे? पूछो, आपने कहा नौकरियां देते थे वो कहां गई? आप तोड़ते आपके कहने पे आप सारी उम्र गुलामी करते हैं हमारी। आप सत्ता के लिए अपने दर्शकों का समझौता करते हैं। जब आपने हमारे साथ सरकार बनाई और 370 को ठंडे बस्ते में हमने कहा रखो इसको, उसके बिना बात नहीं चलेगी। तब आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद नहीं आया? तब एक विधान एक चलिए आप 3 मिनट वाली पार्टी है। चलिए सोनू जी 1 मिनट जी। सोनू जी मैं वही कहना कहता था, आप कहते हो हमने विकास एजेंडा रखा था। आपको भी सुनो मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी सोनू जी मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी भी सुन लो, आप मुझे बोलो। हमने महबूबा को, मुफ्ती साहब को और महबूबा को कहा था कि आप जो उग्रवादियों को नौकरी देने वाला हिली टच कहते हो उसको अलग करो। जो पाकिस्तान का रोना रहते हो, जब कोई उग्रवादी मरता है तो उसकी जो कबर पे जाके रोते हो, वो बंद करना पड़ेगा आपको। जब तक आपने देखा कि ये बंद किया तो किया तो नहीं किया, तभी तो हमारे साथ आए। जब सारी बातें मान गए उसके बाद फिर सरकार बनाई थी, लेकिन जब आपने फिर जाके उनकी कब्रों पे रोना और उसके लिए हिली टच की बात करना शुरू की
तो हमने सोचा कि नहीं, ये विकास की बात नहीं करते, इनको उनके साथ लगाओ, तो हमने आपको छोड़ दिया। महाराजा की बात करते हैं जी, महाराजा की। देश के इतिहास में पहली बार हुआ, लोगों को पता नहीं होगा, जिन लोगों ने महाराजा के खिलाफ एजिटेशन की थी, जो उनके महल पे उनको हमला किया था, उन लोगों को जो फ्रीडम फाइटर की पेंशन देते थे। और जिन लोगों ने आजादी के नाम पे लड़ाई लड़ी, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। और आज कहते हैं महाराजा हरि सिंह का नाम लेते हुए हमें दुख होता है। मुझे लगता है कि ये बयान इनका पीडीपी ने सुना तो इनको भी पार्टी से तेजा सिंह जी उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती थी 370 हटेगा, कश्मीर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी युवाओं ने आईना दिखा दिया है। कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरगलाने का प्रयास करते थे। देखिए भाई साहब, मुल्क के प्रधानमंत्री आए, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, हम उनके अपोजिशन होने के बावजूद भी एक्सपेक्ट करते थे। पिछले 10 साल से वो इक़्तिदार की गद्दी पे विराजमान है और उन्होंने क्या कुछ किया है उस लेखे जोखे के बारे में कुछ बोलेंगे। बदकिस्मती है, 10 साल के बाद भी 2019 में भी वो सिर्फ परिवारवाद और 370 को लेकर आए थे। आज भी वो 370 पर वोटें मांगते हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में क्या किया इस बारे में कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट थी। आप सेंसस देख लो, हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत हिंदुस्तान की कई रियासतों से तरक्की के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से काफी आगे है। और हिंदुस्तान की कई रियासतें, यहां तक कि गुजरात की रियासत भी इतनी तरक्की नहीं कर सकी है जितनी हिंदुस्तान के कांग्रेस के राज में जम्मू कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है। वो कहते हैं कि वो तरक्की 370 की आड़ में थी। वो अलगाववादियों को अपीस करना, पत्थरबाजों को भत्ता बांटना, वो तरक्की थी। क्या इसको तरक्की कहते हैं आप? भाई साहब जी, कांग्रेस की हुकूमत ने नकेल डाली थी मिल्टन टू को। ये कांग्रेस की ताकत थी कि कांग्रेस ने मिल्टन सी पीक पर थी उस वक्त भी। यासिन मलिक के साथ चाय पीते हुए कई फोटो वायरल हुए हैं। क्या करेंगे जो यासिन मलिक बाज़ाब्ता जो मिल्टन थे उनके खिलाफ केस चल रहे थे, अदालतों में केस चल रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, डॉक्टर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुल्क की सालमियत के लिए जो भी हुकूमत होती है उसके मतलब बातचीत कई लोगों के साथ चलते हैं। जो लोग फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपने आतंकवाद पे बिल्कुल मैं फख्र से कहता हूं कि हमने तमाम मिल्टन को जेल के सलाखों के पीछे रखा और अदालतों का इंतजार करते रहे कि अदालतें उनके खिलाफ क्या फैसला देंगे। मैं वसूख से कहता हूं कि इस वक्त भी प्रधानमंत्री साहब बड़ी मजबूरी में हैं। प्रधानमंत्री साहब को पूरा पता है जम्मू सूबे के जितने दो उनके कैंडिडेट हैं उनकी हालत बड़ी कमजोर है, क्योंकि वो बुलंदियों पे जाकर क्यों गुरूर करता है। जाके तू बुलंदी पे शौहरतों के परचम देर तक नहीं रहते। ये शौहरतों के परचम उनको पता था हमेशा रहेंगे। अजहर जी, आप अपनी पत्रकारिता का अनुभव आपका बहुत ज्यादा है, आप बताइए कि कांग्रेस ने क्या आतंकवाद पर नकेल कसी या आतंकवाद का किसी हद तक कांग्रेस में एक कारण रहा जम्मू कश्मीर में? विनोद जी, सबसे पहले मैं उस पे आता हूं जिसपे आपने आज सब्जेक्ट चुना है, प्रधानमंत्री का जो उधमपुर में जो रैली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे साथ सोनू है, पहली बार मिल रहा हूं लेकिन इससे अच्छी तरह कवर करते हैं और बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बोलता है। बलोरिया साहब है, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह बहुत पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सब कुछ का फर्क बनता है। तेजा सिंह जी भी हैं। लेकिन सबसे उनकी बात करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की बात करता हूँ, फिर इनकी बात का भी जवाब देता हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो आज की रैली थी, वो रैली जो थी जम्मू कश्मीर को लेकर थी। प्रधानमंत्री मोदी पर कल तक आरोप लगाए जा रहे थे आप 370 को पूरे देश में बेच रहे हो, जम्मू कश्मीर में बात नहीं कर रहे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री ने 370 की बात जम्मू कश्मीर में की। आज प्रधानमंत्री ने राज्य का दर्जा देने की बात जम्मू में की। आज उन्होंने यूटी खत्म करने की बात जम्मू में की। आज उन्होंने इलेक्शन करवाने की बात जम्मू में की। उनका जम्मू का जो भाषण था ना, जम्मू के लिए जो था ना,
उस हिसाब से मैं मानता हूं बिल्कुल उन्होंने सही आज भाषण दिया। असम में जैसे आप कहते हो, असम में 370 क्या बोल रहे हो, वो तो 371 भी बोलते हैं, जो हमारे खड़के साहब है उन्होंने कहा तोड़ दिया है, वो असम में बोलते हैं। लेकिन आज प्रॉपर जगह बैठ के, बाकी रहेगी बात, मैं पत्रकार जरूर हूं लेकिन कबूतर नहीं हूं, आंखें नहीं बंद कर सकता। इस 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, सोनू जी मुझे अफसोस है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन ठगे गए हैं इस पार्टी में, वो ठगे गए हैं। लेकिन जहां तक सवाल है 10 सालों में, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस पार्टी की ओर ये रुख करे? थोड़ा सा इनको भी क्या चीज आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सोनू जी किस पार्टी की ओर रुख करें? अरे सोनू जी कहीं भी खड़े हो जाए पार्टी कहता है लाइन वहीं से लग जाती है। सोनू जी की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। ऐसी बात नहीं है, किसी भी पार्टी में चले जाए इनका सब वेलकम करेंगे जी। तो मैं ये कह रहा था कि यहां तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो हमें आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। मेरे पास आज भी बुकलेट साहब को दिखा सकता हूं, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखा सकता हूं क्या क्या काम उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, जिसे पूरा वर्ल्ड मान रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं। कांग्रेस की क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस तो अपना एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई यहां पे। कांग्रेस ने उस कैंडिडेट को लाया यहां पे जो हमेशा कांग्रेस को कोस कर पानी पी पी के गालियां देता था। वही हाल बीडीपी की था। अगर सोनू जी कहे तो मैं इनको कुछ भेज देता हूं वीडियो, गाड़ी के ऊपर बैठ के तेजा सिंह जी को दोनों को भेज देता हूं, किस तरह से गाड़ी के ऊपर बैठ के महबूबा मुफ्ती की तरह किस तरह से इज्जत कर रहे थे, वो सबने देखा है। कांग्रेस का वो भी दिन देखा होगा जब उन्होंने लखनपुर में स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया उसको। क्यों ये चरित्र क्या हो गया है हमारी राजनीति का? हमारा राजनीति किस चरित्र पे गिर गए हैं ये, कि आज जिनको कह रहे थे कि हम पास नहीं बिठाएंगे, आज उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चरित्रहीन लोगों से आप देश का चरित्र का निर्माण करने जा रहे हो, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी भूल है आपकी। मैं ये साफ लफ्जों में कहूंगा, मुझे तरस आ रहा है आज महबूबा मुफ्ती ठगी रह गई है। सोनू जी आप क्या कहेंगे? कैंडिडेट को लेकर के बड़ा सवाल उठाया है, और ये मुझे भी पता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस केस को कितने अच्छे तरीके से उछाला था। देखिए विनोद जी, ये वक्त की बात है, मैं जवाब दूंगा हर बात का। जो आप पूछेंगे मैं बाकी से बात करूंगा। आपको पता ही है कि मैं हर बात का जवाब देता हूं। मेरे बुजुर्ग हैं आदर्श जी, इन्होंने अभी बात की, इन्होंने मेरी तारीफ भी की, मैं इनका मशकूर हूं। बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा की है, मैं उसका मशकूर हूं, मैं इनकी इज्जत करता हूं। लेकिन एक बात है कि इन्होंने कहा, आपने कहा पत्रकारिता के लिहाजे से नजर, तो मुझे पत्रकारिता कम और भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट ज्यादा नजर। चलिए ठीक है, अपना देखते हुए मैंने आपको ये कहा कबूतर नहीं हूं, पत्रकार हूं, कबूतर नहीं हूं। ठीक है, आपका अपना मन है, आपकी अपनी सोच है, सोच के डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडिया, ख्यालात की जंग है जमहूरियत। यहां तक बात है कि राजनीति कहां जा रही है, वाकया में हम भी मैंने कई बार चिंता व्यक्त की है। भाई जब प्राइम मिनिस्टर किसी को चोर कहते हैं स्टेज पर, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो रात को 2 बजे राजभवन का दरवाजा खोल के उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो क्या होगा देश में, मुझे बताइए। जब प्रथम सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है देश में? राष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब है ना। अजीत पवार के लिए मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के बलोरिया साहब ने नहीं कहा। जब तक चुनाव चलते रहेंगे अजीत पवार, अशोक चौहान हमारे साथ साथ। पवार हो तो मैं रुक जाऊं, जम्मू के पवारों की बात करो। अब इन्होंने बात की कि वो लाया, तो जो बीजेपी ऑफिस में बैठकर आजकल बीजेपी के कर्ता धर्ता बने हैं, उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, तो किस पार्टी से वाबस्ता थे और क्या कहा था इन्होंने उनके लिए। जो आज वहां दफ्तरों में बैठ के लोगों की मुश्किलातें सुनते हैं, उनको तो मुश्किल की जड़ बताते थे ये लोग। इसलिए दर्श जी ये बात ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आपने जो कहा हम वो भी मानेंगे। लेकिन आपने कहा डेवलपमेंट हुई, मैं कब कह रहा हूं नहीं हुई डेवलपमेंट? भी डेवलपमेंट तो हुई है। अब आप कहेंगे बीजेपी वालों की डेवलपमेंट हुई है, बीजेपी की डेवलपमेंट जिसकी हुई है। अब मैं मोटा हूं, अब मैं मोटा हूं, मोटा मुझे कहा जाएगा ना, कहा जाएगा मुझे। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बलोरिया साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी सुन लीजिए, फिर जो मर्जी कीजिए। सोनू जी मोटा है तो आपको ही कहेंगे। मैं अगर मोटा हूं तो मुझे मोटा ही कहा जाएगा ना, पतला कैसा कहेंगे आप? अगर किसी ने 3 मंजिला मकान म्यूनिशन डिपो के पास बनाया है सत्ता के जोर के साथ, आर्मी के ऊपर FIR लगा के, तो उसकी बात भी नहीं होगी। वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, वहां भी बरत हो जाते हैं। अभी कहां जी, अभी यही तो एक बात है विनोद जी, जब मैं पौड़ी चढ़ने लगता हूं आप मुझे चढ़ने नहीं देते। एक तो मेरा शरीर भारी है, मैं जल्दी जल्दी चढ़ नहीं सकता पौड़ी।
उसके बाद में आ जाता हूं लिंक रोड ब्रांच, आजकल बड़ी मशहूर है। ये ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी जो कहती है हमारे जैसा हरिश्चंद्र है ही कोई नहीं, कोई आपके ऊपर रोज ये बातें चल रही है, 3 नेताओं के नाम आ रहे हैं, एक में से आपने इसको टिकट दी हुई है, अगर झूठ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो भी झूठ है, माना नहीं का मुकदमा दायर करेंगे, झूठ बोलते हो, बोलते क्यों नहीं हो? मैं इनके किसान डेवलपमेंट हुई भाई, मैं कब कह रहा हूं नहीं हुई डेवलपमेंट। स्मार्ट मीटर लगा के किसी एक कंपनी की डेवलपमेंट हुई जिसका हिस्सेदार इनके नेता है, क्यों कह रहे नहीं डेवलपमेंट हुई? पुलिस को लगाकर और तहसीलदार को लगाकर स्मार्ट मीटर लगे कि नहीं लगे? बिजली काटी कि नहीं काटी? डेवलपमेंट हुई। रेत बजरी की बात मैं करता हूं, डेवलपमेंट हुई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, इनकी पार्टी के फॉर्मर एमएलसी कह रहे हैं। चलिए नहीं, ये नहीं ना, फिर अगर इल्जाम लगता है, मैंने पूरे अपने ऊपर इल्जाम सुने हैं ना, अब सुन लीजिए, देखिए ना। अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक बड़े नेता का पीए, आजकल वीडियो चल रही है, मैं आपको भेज दूंगा दर्जी, आपको भी भेज दूंगा, वो तो नाम ले रहे हैं, बच्चों के भी नाम ले रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता साहब, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन भाई आपने चोरी की, 3000 की ट्राली 13000 में बिकी, 10,000 रुपया किसने खाया? पूछता है जम्मू कश्मीर आपसे। मैं आपसे नहीं, मैं सिर्फ ये बात बीजेपी से उनकी डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं आपको, एक एक गिना के जाऊंगा उनकी डेवलपमेंट क्या है। उनकी डेवलपमेंट ये है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बीजेपी का शानदार दफ्तर बना है। उनकी डेवलपमेंट ये है, बीजेपी के नेता सरकारी बंगलों पर काबज हैं, सरकार के हर एक काम पर बीजेपी की कमीशन है। नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी दूध की तुली है, दूध की तुली है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन कबूतर नहीं हूं, आपसे गिला ही नहीं, कबूतर नहीं हूं मैं ये कह रहा हूं, ट्राली की बात कर रहे हैं या क्रश रूम पर जाके किस तरह से पैसे, लेकिन आपके पास आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बलदेव जी, आप पर बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं, और ये लगातार जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तब से ये आरोप ज्यादा लग रहे हैं कि आपका दोहरा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। बहुत सारे नाम सोनू जी ने भी गिनाए और मेरे भी टिप्स पे हैं, जिनको आप कहते हैं कि महाभ्रष्ट हैं, वो महाज्ञानी और महा ईमानदार होकर के आपकी पार्टी में आ जाते हैं, और आप जरा भी परहेज नहीं करते। देखिए आपकी काबिलियत देखिए, एक दिन पहले आप बोलते हो किसी, उसके बाद उसी को आप रात को खोल करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे देते हैं। अशोक चौहान आदर्श घोटाला, अब बार बार कहते थे कि किस तरीके से ये घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिकता देखिए, क्या ये राजनीति का म्यार इतना ज्यादा गिर चुका है, या फिर आपकी विचारधारा वाले लोग कम पड़ गए हैं, इसलिए आप किसी भी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए आतुर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं? विनोद जी, ये 2 बातों का जवाब दूंगा, पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इतनी मेंबरशिप है, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उसको अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो हम उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उसका केस जो है खत्म कर दिया। कोर्ट जो है अपना काम करता है, एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन परेशानी ये है कि आज कल मैं देखता हूं कि जब भी हमारे पास कांग्रेस, पीडीपी और एनसीपी प्रवक्ता जब मंच पे आते हैं, कहीं भी आते हैं, नेशनल लेवल पे भी आते हैं, तो इतना शोर डालते हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में कि असली मुद्दे को भड़का के लेके दूसरी तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं और शोर डालते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में विकास की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो मेरे साथी तेजा सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने उग्रवाद पे जम्मू कश्मीर में लगाम लगाई, लेकिन बड़ी खुशी की बात कह रहा हूं मैं, ऐसे करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। 40,000 युवाओं ने अपनी जो है शहादत दी है इस उग्रवाद के समय में। मनमोहन सिंह जी गिलानी से समय मांगते थे मिलने का, और जम्मू कश्मीर से गिलानी मनमोहन सिंह जी को समय नहीं देते थे। 2014 के बाद समय पलटा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से समय मांगते थे। उन्होंने बोला आपकी जगह प्रधानमंत्री आवास में नहीं है, आपकी जगह जेल में है, उन लोगों को जेल में भेजा। उस समय कोई कहता था मैं JKLF का बंदा हूं, पुलिस का बंदा हूं,
तो जे लोग उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते थे और देश का पैसा जो था लोगों टैक्स पेयर का उनके ऊपर खर्चते थे। आज की डेट में कोई हुरियत का अंडरग्राउंड भी है तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हूं भाई साहब, मैं तो नेसेस हूं। तो इस ढंग का दौर था वहां। मैं आपको जम्मू कश्मीर की विकास की बात सुन ली, कहते क्या हुआ मैं बताऊं कि इन्हीं के राज में, इन्हीं के समय में जम्मू कश्मीर में हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, वहां पानी नहीं था, वहां सड़क नहीं थी। आज मैं आंकड़े दे रहा हूं, झूठ भी सुन सरासर झूठ। आज बलदेव जी वो तेजा सिंह जी कह रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे को 2 मिनट बात करने दो। आज डोडा और उधमपुर 2 ऐसे हैं जो रोड कनेक्टिविटी में देश के पहले और दूसरे नंबर पे आए हैं। जो कोई आंकड़े की बात कर रहा हूं, हजारों गांव में बिजली पहुंची है, बिजली नहीं थी। अगर उन्होंने काम करवाए थे तो लोग अंधेरे में क्यों बैठे थे, लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं था। आज जो चनैनी से लेकर डोडा तक जो टनल, बलोरिया साहब एक चीज मेरी समझ से बाहर है, अगर रोड कनेक्टिविटी डोडा में बेहतर हो गई है देश में तो इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं? और यहाँ तो आतंकवादियों से ज्यादा मरने वालों की तादाद तो रोड एक्सीडेंट में है। मेरी बात सुनो, आप वो भी दे सकते हो कि आप तो रोड के चुनाव इससे लेके पत्नीटाप से लेके और डोडा की बात करते हो, लेकिन ऐसे लोग थे जो 20-20, 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल चल के वहां तक आते थे। आज वो लोगों के घर तक रोड सड़क जाती है। और उसकी बात भी कर रहा हूँ, चनैनी से लेके डोडा तक, खिलाड़ी तक टनल बन रही है, जो रास्ता 15 किलोमीटर रहेगा, जहां जम्मू से जाना था 2 घंटे में आप डोडा पहुंचोगे थोड़ी देर के बाद। बड़े जोर शोर का काम चल रहा है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उपलब्धि है उनकी। कीड़िया कंडियाल एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तभी पुल के पार था, रावी के पार था, लखनपुर से होके आते थे, 70 साल तक वहां से जाते रहे। आज वो वहां पुल बनाया है, 5 मिनट में रोड क्रॉस करके कीड़िया कंडियाल जाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जी सागर डैम बना है, वहां शाहपुर कंडी वाला डैम नहीं बनने दिया 70 सालों में। बलदेव जी आप बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी पे कतई बात नहीं करेंगे। उस बारे इन्होंने बात करनी ही नहीं है। बेरोजगारी की बात करता हूं। आज के डेट में, मेरी बात सुन लो पहले, आज की डेट में 5.1% बेरोजगारी जो है जम्मू कश्मीर में है, जो आंकड़े कहते हैं। और जितने स्टार्टअप और जितने रोजगार मिले, आज जम्मू कश्मीर में ऐसा हालात है कि जो बाहर के लोग अपने अपने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। आने वाले समय जम्मू कश्मीर एक ऐसा होगा, वो लाइन में खड़े हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। इतने फॉरेन से और बाकी जगहों से लोग आ रहे हैं। इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आएगी। आप डंके की चोट पर झूठ मत बोलो। कोई नहीं आया, कोई सेटअप नहीं हुआ, सिर्फ ये कहने की बातें हैं, ये ख्याली बना रहे हैं आपके। मैं आंकड़ों के साथ बात बाकी मुलाजमत की बात करो, नौकरियों की बात करो। क्या आप 40 एक तरफ से आप कहते हो कि 40,000 नौजवान मरे, इसका मतलब है 40,000 मिलिटेंट मरने का आपको दुख है। और अगर वो मरे तो वो गवर्नमेंट नहीं तो मतलब उस पर नकेल लगाया, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काम किया, तब जाकर वो मरे और मिलिटेंसी कम हुई। जो लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, आज की डेट में इलेक्शन आ रही है, तो इनको पूछते हैं, कांग्रेस को पूछते हैं क्या आप 370 लाओगे वापस? जी आप अपने मैनिफेस्टो में रखना था कि हम 370 वापस लाएंगे। वहां नहीं ये बोलते, वहां इनको लोग पूछते हैं, महबूबा जी को पूछते हैं कि जो आप कहती थी कि वहां तिरंगा लहराने वाला, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर जल जाएगा, तो उसके लिए पूछते हैं, तो उसके लिए नहीं बोलते। नेशनल कांफ्रेंस को पूछते हैं वो कि आप तो क्या करोगे, अटानवी दोगे जम्मू कश्मीर में, दोबारा नहीं दोगे। तो वो जनता के बीच इनके जवाब नहीं बनते। यही परेशानी है कि आज जो लोगों के बीच नहीं जा पा रहे इलेक्शन के समय में भी, जब भारतीय जनता पार्टी की रैलीज हो रही है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे नेताओं के लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, तो इनको परेशानी बहुत बड़ी हो रही है। वो जहां आगे निकाल रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर पर हम शुरू से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 के इर्द गिर्द चुनावी प्रचार कर रही है, हमने पहले भी आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है जी कि 370, हम देखो कर्म जो है वो पीछे नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस और एनसी वाले घूमेंगे। आपने तेजा सिंह जी, आपने 370 थोपा तो 70 साल लोगों ने भुगता। चलिए लोग आपसे पूछेंगे, तेजा सिंह जी आपसे पूछेंगे, वेस्ट पाकिस्तानी वो तो पूछेंगे ना, आपसे पूछेंगे वाल्मीकि समाज, गुरखा बरादरी आपसे पूछेगा, बाजीगर समाज वाल्मीकि पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि आपने कश्मीरी सियासतदानों को अपीज करने के लिए
इनका गला दबाए रखा, इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को, उनको भी नहीं, गुज्जर बकर वालों को एसटी वालों को 70 साल इन्होंने अपना वोट बैंक समझा। आज 9 सीटें असेंबली में उनके लिए हैं, आज उनके डीडीसी बीडीसी बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। लोगों ने पिछले 5 सालों में आपने गुज्जरों को खदेड़ दिया, जंगलों में जहां वो 100 साल से रह रहे थे उनको खदेड़ के बाहर निकाल दिया। आज आप उनको हमदर्दी दिखाते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 पर जिक्र किया, वही जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। विनोद जी, तेजा सिंह जी अच्छे वकील हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि अगर गुज्जर बकरवालों के इतने खुश थे तो आज 2019 के बाद दफा 300 टूटने के बाद फॉरेस्ट एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, जिसमें कानून है कि वो वहां अपने चरा सकते हैं जानवर वगैरह। ये 70 सालों में इन्होंने नहीं किया, वो परेशानी तो इन्होंने की है उन लोगों के लिए, हमने थोड़ी की है। तेजा सिंह जी, हमने तो उनको हक दिया है। आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गुरखा बिरादरी, उन पे जवाब दे दीजिए। देखिए जनाब, वजह यह है कि महाराजा साहब के जमाने में जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून बना था वही कानून चल रहा था। उसके मुताबिक जो भी बाहर का आदमी था वो यहाँ नौकरी नहीं ले सकता था। और महाराजा को जो यहाँ से निकाला था कांग्रेस थी, उन्होंने बोला जाओ अगर हमने महाराजा को निकाला होता, हमारी कोई साजिश होती, सारी जिंदगी महाराजा के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस में नहीं रहते, सारी जिंदगी वो इक्तदार में रहे और कांग्रेस के इक्तदार में रहे। किसने निकाला? नहीं, अगर हमने आपके कहने पर हमने निकाला, लेकिन करण सिंह को पूछिए हमने निकाला था और उसको स्टेट से जलावतन किया गया। आप जब महाराजा था उसने अलायंस किया, जम्मू कश्मीर के साथ अलायंस किया और उसके बाद वो कहते हैं अगर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, वो जीते जी जम्मू कश्मीर में नहीं आ सके। लेकिन महाराजा हरि सिंह को सम्मान आज दिया। आज कांग्रेसी महाराजा हरि सिंह जी होते हैं। डोगरा वोटों को लुभाने के लिए आज महाराजा हरि सिंह का बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से ये इक़्तिदार में है। इन्होंने महाराजा हरि सिंह के लिए कौन सी बात की? यहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, उनकी छुट्टी के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतना बड़ा मोर्चा लगा और मजबूर होकर फिर इनको वो देनी पड़ी। बाकी ये महाराजा हरि सिंह के हमदर्दी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि डोगरा वोट बैंक को हम लुभा दें, ऐसा नहीं होता है। आज लोग सिर्फ 370 पर महाराजा हरि सिंह के निकालने पर वोट नहीं देंगे। आज लोग कश्मीर की तरक्की पर, जम्मू कश्मीर की वोट देंगे। आप बताइए, वाकई में कांग्रेस ने कश्मीरी हुक्मरानों को अपील करने के लिए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने शुरुआत की थी। शरद पवार से लेकर शुरू करता हूं, पवार से और महबूबा मुफ्ती तक आ जाते हैं। अजीत पवार से वॉशिंग मशीन से निकले। मैं कहता कि कोई भी पार्टी जो दूध की दुली, मैंने पहले भी कहा है, वॉशिंग मशीन से निकले ठीक है। सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर पीडीपी के साथ समझौता कर सकती है तो वो तो कोई बात नहीं है। बात रहती है 370 की। महाराजा के ऊपर आ रहे हैं 370। पहले तो पूछो 370 से है क्या था? महाराजा ने लगाया क्यों था 370? किसने लगाया था 370? और 370 में ये क्लास थी ही नहीं, बाहर से कोई नहीं आ सकता। वहां ये भी क्लास थी, वहां क्लास थी कि बाहर से अगर स्टेट को किसी की जरूरत है तो उसको यहां लाया जा सकता है। बाकी अपीजमेंट की बात जो करते हैं, मैं अपीजमेंट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा। मैं मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू इस मामले में हमेशा सफर करता रहा, हमेशा। और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं कदमों पे, उन्हीं निशानों पे चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां शुरू में आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पैराशूटर आते गए, पैराशूटर आने के बाद यह पोजीशन बनी कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूर होगी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन था। यहां सबसे पहले आपको याद होगा, बलदेव जी को याद होगा, जम्मू म्युनिसिपैलिटी में सबसे पहले जनसंघ के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संगठन किया था उस वक्त भी। और आज क्यों कांग्रेस के साथ गठन करना पड़ा? क्यों? पैराशूटर जो आ रहे हैं जो दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक है, दोनों पार्टियों के लिए खतरनाक है। बलदेव जी कब से अपने कार्यकर्ता पुराने हैं। आज बलदेव जी यहां पे डिप्टी मेयर ना होते, ये भी किसी बड़े अच्छी ओहदे पे पहुंचे होते जिस तरह से। क्यों? इनके ऊपर आ गए बहुत,
वो तो आगे जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कश्मीरियों को खुश करते रहेंगे, जम्मू के लिए ये सोचेगी नहीं, तो यही हालात इन पार्टियों के होते रहेंगे। चलिए सोनू जी, 10 सालों में आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, ये बयान है। मैं निकाल करके आपका वैसा बयान देता हूं जिसमें आपको पूरा मौका मिले। मैं कहता हूं काश ये बात सच होती, हम भी आज इनकी वाहवाही करते। अब बात मैं सुनिए, अब बात मेरे भाई हैं बलोरिया साहब, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा कि बेरोजगारी दूर हुई। बलोरिया साहब, बेरोजगारी के तो आप भी शिकार हो गए, जैसे मेरे भाई बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दर्श जी ने कहा, अगर दोबारा म्युनिसिपल इलेक्शन होता, आप दोबारा जीते, आपने बहुत काम किया था, आप मेयर बनने थे, आपने थे, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार आपको भी कर दिया। सुनिए, अब मुझे पता है आपकी दुखती जगह, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। आपको भी एमएलसी बना देते। हाँ, मैंने बनूंगा दोबारा, मैं कह रहा हूँ मुकद्दर में मैं बनूंगा, आपके चैनल पे कह रहा हूँ बनूंगा। मेरी सुनिए बात, आगे बात सुनिए। अब दूसरी बात मैं इस पे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं बलोरिया साहब, गुस्सा नहीं आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, चलिए ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपकी, आप जो कहे मानेंगे। अब बात में आ जाता हूँ भ्रष्टाचार, अब मैं बात आ जाता हूँ भ्रष्टाचार। अशोक परमार साहब सरकार के सीनियर IAS अफसर है, उन्होंने एक लेटर लिखी है कि जल शक्ति विभाग में शायद वो सेक्रेटरी है, घोटाला हुआ है, इस तरह के सवाल करते हैं। 1300 करोड़ रुपए का जी, साल हो गया ना, तो इन्होंने कहा वो झूठ बोल रहा है, तो ना घोटाला सामने लाए हैं। अब मसला ये है 1300 का हुआ है, बीजेपी के लीडरों ने कितने खाए हैं कितने नहीं खाए हैं, इसकी जांच कौन करेगा? जांच एजेंसियां करेंगी। हम कह रहे हैं जांच कराओ, ये करते नहीं भाग्य। सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा, सुनिए देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है, मनोज जी क्या कहा है, आज भी कहा है, इन्होंने खुद भी कहा, अपने देश के प्रधानमंत्री ने कहा है एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, अब उसी पे आ रहा हूँ, अब उसी पे आऊंगा, अब इसी पे आऊंगा। बिल्कुल मेरे 2 मिनट दे दो मुझे, विनोद जी मेरा 2 मिनट दे दो, इनको कहीं सुनिए एडवोकेट साहब 2 मिनट बलोरिया साहब, मैं मानता हूँ इनकी बात को, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बलोरिया साहब, मैं इनकी बात को मानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं इनकी बात को मानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है भ्रष्टाचारी को अब बीजेपी में जगह नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में रैली हुई, छोड़ेगा उनको अपनी पार्टी में ले। वेस्ट बंगाल में रैली हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। एक मेरे जैसा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा हाउसफुल हो गया, भ्रष्टाचारी तो उनके पास चले गए सारे, अब कौन सी जगह है? मुझे आप एक बताइए किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? अशोक परमार की जांच करवाओ, सत्यपाल मलिक जो कह रहा है उसकी जांच करवाओ, करवाते क्यों नहीं हो? एजेंसियां आपके पास हैं, इन 2 आदमियों की जांच कराओ, आधी बीजेपी अंदर हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ प्रमोशन के लीडरों की जांच कराई है। जब गवर्नर थे तब वो नहीं बोले, बड़ी चोरी की है, जब गवर्नर से कहा तो बोले। मैं जम्मू कश्मीर की चोरी, चलिए जवाब ले लेते हैं, मैं जवाब देता हूं ना, जवाब क्या देंगे? मेरा सवाल है मेरा, मैं तो चोरियों पर आ रहा हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, भाई साहब उनसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। अशोक कुमार, सत्यपाल मलिक, हाँ उस पर क्या जवाब देंगे? मैं इनको मुझे बड़ी कई बार इन पर तरस भी आता है इनकी बातों पे। ये कहते हैं मैंने चोरी की है, इसको ही पकड़ो ना, इसने चोरी की है, इसको क्यों नहीं सजा दी? फिर आप तो हो ना चोर हो, आपने तो चोरी की है, आपका बंदा भ्रष्टाचार नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसको छोड़ दिया। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी की बात करते हैं। सत्यपाल मलिक जी जब तक जहां के गवर्नर रहे, संवैधानिक पोस्ट पे थे, अगर वो इतने सच्चे होते जहां पे कोई बात करते, जब उनके गवर्नर से मेरी बात सुन लो, जब गवर्नर से उतरने के बाद उनको उतरने के बाद जब उनको लगा गलत आदमी को थोड़ी बात कर रहा वो समझ माने लगता। आप क्या बोल रहे हो? अब कांग्रेस और पीडीपी वाले कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हमें पूछ के सरकार चलाएंगे, वो कैसे सकता है? मैं आपके दर्द की बात कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, मैं चैनल में कह रहा हूँ। आपने जिनको 2014 में चोर कहा, जिनको कहा ये देश का वो करते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की रूह रवा है, आज वो स्टेज पे बैठते हैं, आप जैसे लोग नीचे बैठते हैं। ठीक है दर्श जी ने आपके जमीन मर चुके हैं, आगे बात करो, देने वाला ऊपर वाला बैठा, मेरी आप बात सुनिए। जिसको आप लोगों ने कहा वो आपको आज उपदेश दे रहा है, तो
आप तो मैं कह रहा हूँ बंधुआ मजदूर बन गए हो। आप तो अपने दिल की बात नहीं कह सकते। तो मैं आपकी कह देता हूँ, आपका वकील मैं बनता हूँ। आपने जिसको गलत कहा वो आपके दफ्तर का इंचार्ज, जिसको आपने ये कहा कि भाई इसने करप्शन किया, सरकार आने पर इनको छोड़ेंगे, बात नहीं सुनते, वो आज उपदेश देते हैं, वो आज आप इंचार्ज लगते हैं, बात नहीं सुनते। यही तो प्रॉब्लम है। सुन लीजिए ना, मुझे अब हमदर्दी है आपके साथ। आप एक जमीन अब इनकी दिक्कत क्या है? आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अब डिबेट में इतना शोर आ जाए कि दूसरा बात सुने नहीं चाहिए। सुन लीजिए। जी जी, इनकी दिक्कत क्या है? मैंने पहले भी कहा, मेरी दिक्कत मैंने आपको अगर मेरी बात सुनो ना, इनकी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? डिबेट में इतना शोर डालते कि दूसरे को मौका नहीं दो, टाइम निकल जाए, टाइम पास करना होता है इन्होंने। जब अपनी बात करो फिर दूसरे की बात सुनो, तब तो होता है सुनने आए हैं। ये तो जैसे कोई हारने वाला खिलाड़ी होता है, इतना शोर डालता है कि दूसरे को मौका नहीं देता। तो ऐसे ये बात करते हैं। अपनी बात करो, हमारी बात सुनो, तो फिर तो हम आपको जवाब देंगे। जो सोनू जी कह रहे हैं, सोनू जी कह रहे हैं कि आप लोग बंधुआ मजदूर हो, मुझे कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैं एमएलसी बनूंगा। मैं कहता हूँ कि एमएलसी क्या बने, लेकिन बंधुआ मैं तो जिस पार्टी में हूं मेरी औकात नहीं है इतनी, उससे बढ़कर मुझे पार्टी ने मान सम्मान दिया है। लेकिन आप लोग जो पार्टी में, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात वही प्रॉब्लम आगे बात नहीं सुनते। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो एमएलए मंत्री या कुछ बनने के लिए नहीं काम करता, एक आइडियोलॉजी के साथ काम करता है, उसके लिए काम करता है। लेकिन आप लोग जो जम्मू के पीडीपी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे मिलता हूं, मेरे अच्छे संबंध हैं, वो बंधुआ मजदूर के बन के काम करते हैं अपने। मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बूथ में कार्यकर्ता है। विनोद जी बोलो, बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन। देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, सुनने दीजिए मेरी बात। मैं बोर्ड सोनू जो कहता हूं कि जहां ये रहते हैं अपना बूथ देख लेना। जब इनके बूथ से बोर्ड निकलेंगे, सोनू जी का बोर्ड निकलेगा, अपनी पार्टी अपने परिवार के बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं गए तो मुझे दोबारा आके पूछ लेना, अपने बूथ के साथ लेके आते हैं। मेरे जहां मैं रहता हूं, मेरी बात सुनो, जहां मैं रहता हूं दोबारा आएंगे, बूथ नंबर आपकी जमानत पीडीपी में कितने वोट निकले? आपने लिख लिया, कश्मीर को बेचा है। मैं आपको पिछले नौजवानों के सपनों को बेचा। मैं आपको पिछले इलेक्शन का वादा देता हूँ। सोच सकता हूँ एक और बात, अगर लोरिया साहब को बोलने नहीं देते। सोनू जी, तेजा जी भी खड़े हैं, उनको भी सुन ले। हम बूथ में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता रहते हैं जी। देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात है इनका विनोद जी, मेरे बूथ में एक नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता रहते हैं, मेरे एक पीडीपी के नेता रहते हैं। जब हमारी इलेक्शन आई, पिछली बोर्ड निकले, जो एनसी के नेता थे उनके घर के 8 बोर्ड थे, एक निकला पूरे बूथ में निकला नेशनल कांग्रेस का। जो पीडीपी का नेता था, पीडीपी नेता का एक भी वोट नहीं निकला पीडीपी का मेरे बूथ पे। उसने खुद भी बीजेपी को वोट दिया होगा या कांग्रेस को दिया होगा। चलिए मैं जानना एक बात जानना चाहूंगा, मौका नहीं मिला, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का इनका फर्ज बनता है एक दूसरे पे आरोप लगाना। अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो कैसे खड़े होंगे? वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं अगर मैं आप जम्मू की बात करें, सॉरी जो कहना चाहता हूँ कि जम्मू में बैठ के लोगों के बीच खुल के बात करो ना कि तिरंगा जो 370 हटाया मोदी ने, मोदी मैं जम्मू उठने वाले नहीं है। देखिए मैं सिर्फ सोनू जी, सबकी आन बान शान तिरंगा है, सबकी आन बान शान तिरंगा है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जम्मू के अंदर कांग्रेस जो है पीडीपी की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि गठबंधन ने इनको स्वीकारा नहीं है। महबूबा मुफ्ती को उन्होंने सीट कोई नहीं दी है गठबंधन में। तिरंगा तो हमारा सबका है, तिरंगा सबका है, तिरंगे की साथ नहीं। अगर जी आप बात तिरंगे की, तिरंगा सबका है।
तिरंगा अच्छे दोस्त हैं जी हमारे। तिरंगा सबका है, जितने खड़े हम सबकी, अब सबकी आन शान है। अब थोड़ी आदर जी को मौका दीजिए। मैं जम्मू की थोड़ी, ग्लोरिया साहब थोड़ी जम्मू की भी बात कर ले, जम्मू की भी बात कर ले। आखिर आपने जम्मू में बाहर जाना है, लोगों ने आपसे पूछना है, जम्मू की बात करो। नेशनल लेवल पे तो आपके बड़े बड़े नेता बात करते हैं। आदर जी चलिए बढ़िए, जम्मू की दोनों सीटों को मैं कंपेयर जब करता हूं ना, दोनों तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं मानता हूं उधमपुर कठुआ के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, आंख बंद करके नहीं जा सकते जी। नाराजगी लोगों को है, नाराजगी यही है कि कैंडिडेट हमें नहीं मिलता, नाराजगी यही है कि हम पर्सनल नहीं मिल पा रहा। अरे दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, बलेशा से लेके सांबा तक, हीरानगर तक, इनको अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उस कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया जो उनको कोस को गालियां दे रहा था। कह रहे हैं जी जतेंद्र सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया। मैं उसके प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फैक्ट यह है कि 16,000 वोट जीत लेने के बाद भी, हारने के बाद भी 5 साल में चौधरी लाल सिंह कितनी बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। एक्सीडेंट की बात की ना उन्होंने, कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने नेता वहां पर पहुंचे हैं। वहां पे आपको क्या लगता है आज की रैली? 1 मिनट में, आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है। देखिए जी, मेरे कहने का बात यह है कि चौधरी लाल सिंह पहले भी कांग्रेस में रहा है, वो हमारा पार्लियामेंट मेंबर रहा है, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है। फिर कुछ हालात के बिना पर वो कांग्रेस से दूर हो गया था। लेकिन जिस वक्त हमारी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुंची, तो उसके अंदर जो कांग्रेस की हमदर्दी थी, कांग्रेस का जज्बा आपने स्टेज पे नहीं बैठने दिया उसको, स्टेज पे नहीं बैठने दिया। राहुल जी को रिसीव करने उमर अब्दुल्ला ने कहा है सुबह का भूला घड़ी घर आ जाए। एक ही तो बात है, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ की बात होगी ना। आपकी वॉशिंग मशीन थोड़ी छोटी है, इनकी वॉशिंग मशीन थोड़ी छोटी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव बलूरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।